नमस्कार मेरे दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपका रिवीजन करवाना है, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाने की वजह से परीक्षा में कन्फ्यूजन होती है और असफलता हाथ लगती है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, बार बार इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करें और आप देखेंगे कि आपकी सफलता में बहुत बड़ी सुधार आएगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए इस प्राचीन भारत की रिवीजन श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अगला कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। इसके अंतर्गत है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था और वृद्धरथ और इसकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज यानी राजगृह थी। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी राजगृह का निर्माण बिंबिसार किया और बिंबिसार ने जो है कि राजगृह को अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्युत जब पांडु रोग से ग्रसित हुआ था तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री शेलेना से तथा मद्र देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी कर अपने साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित किया। आगे है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। आगे है कि अजात शत्रु का उपनाम जो है कुनिक था। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। यानी अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के शोएग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन, यानी उदयन के पिता कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या कर अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या कर उदयन ने मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। यानी पाटलीग्राम की स्थापना किया उदयन ने। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ कर मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। कौन? नागदशक का आमत्य था शिशुनाग, और शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में नागदशक को अपदस्थ किया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। वैशाली को अपनी राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक हुआ, जिसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालशोक। कालशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था।
नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। यह घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। अगला टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम जो था वो फिलिप था। सिकंदर 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। फिलिप जो सिकंदर का पिता था 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम या झेलम विस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का बाउकफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के किनारे, यानी सिकंदर के घोड़ा का नाम बाउकफला था और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के किनारे बाउकफला नामक नगर बसाया था। अगला है टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी आज से निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत कबूल, कंधार, हेरात और मकरान जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों को पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड हुआ करता था, जो सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उन्हें खाना खाने के पहले उस खाने को चखते थे। उसके खाना खाने के पहले उसके खास नौकर उस खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है।
जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने वशेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में सरवनबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। अगला टॉपिक है बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन? अशोक। वायु पुराण में बिंदुसार बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डायमिकस नामक एक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में तक्षशिला था। जो कहते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगला टॉपिक की बात अगला शासक आया अशोक। अशोक की बात करें तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन में कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी के अनुसार प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिडोल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनिशियस नामक एक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। यानी अशोक एक उपासक के रूप में जो है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सबसे पहले बोध गया की यात्रा किया, उसके बाद निगली सागर का 12वें वर्ष में निगली सागर की यात्रा किया और 20वें वर्ष में जो है कि लुम्बिनी की यात्रा किया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किए। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा के और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरुष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि
का अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में ट्री पैंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 यानी शिलालेख की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। आगे है कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय की बात करें तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था यानी दूसरा शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों और अधिकारियों के दौरा के बारे में तीसरा शिलालेख में वर्णन किया गया है। चौथा शिलालेख इस अभिलेख में भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख अशोक के 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के 6वां शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख की बात करें, अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, जबकि 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया है। आगे बात करें, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ, यानी अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या, आगे हम लोग 14 शिलालेख पढ़ चुके हैं और आगे स्तंभ लेख की बात करें तो 7 स्तंभ लेख अशोक ने बनवाए थे जो कि ब्राह्मी लिपि में थी, जो 6 अलग अलग स्थानों पर मिला है। और ये स्थान की बात करें तो ये स्थान कि पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में, यानी प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख कि फिरोज शाह तुगलक, यानी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली में लाया था, यानी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख में ये स्तंभ लेख मेरठ में पहले स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा कि दिल्ली लाया गया। रामपुरबा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लयाल ने किया था। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख कि चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र है। मोर का चित्र लौरिया नंदगढ़ चंपारण में है। मोर का चित्र जो बना है वो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पे बना है जो चंपारण बिहार में है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा लेने की घोषणा की है। किस में? रुम्नदेई अभिलेख में। और रुम्नदेई अभिलेख इसी में
लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा लेने की घोषणा किया है। प्रथम पृथक स्तंभ लेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, अशोक ने कहा है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक का सार एक कूना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आजपुत्र राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विस्पति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक हुआ करता था। प्रशासक में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और आगे है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जो समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दी जाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई जो है कि मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ हुआ करता था। और आगे की बात करें तो मौर्य प्रांत की बात करें तो मौर्य प्रांत जो 5 थी, इसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोशली थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। पराशी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और आगे की बात करें तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ में बात करें, वर्णित तीर्थ में जो है कि मंत्री प्रधानमंत्री को कहते थे। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपूत होता था। दैवारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रादेष्टि कमिश्नर होता था। पौर जो है कि नगर का कोतवाल हुआ करता था। व्यवहारिक जो एक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद जो है एक अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल जो एक सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। और आगे की बात करें तो जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्ति दिलाई। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी के नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने वाले गुप्तचर को जो है संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय
के न्यायाधीश रज्जुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से जो है कि सहायता लिया था। कहते हैं कि नंद वंश के विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता लिया था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का जो है कि अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया 185 ईस्वी पूर्व में कर दी, और मगध पर जो है कि शुंग वंश की स्थापना किया। कौन? पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या करके? बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में स्थित है।